हेलो, वेलकम टू लर्न विद आरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 3, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ओके, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलाज और सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ओके, तो अगला है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ओके, मैं जानता हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आगे आने वाले बहुत से टॉपिक्स में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या था। तो जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा किसी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखा होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के राइट साइड में लिखा होता है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं, इन्हें के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ओके ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग रिएक्टेंट में जो भी मॉलिक्यूल है उनकी क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट साइड के जो भी मॉलिक्यूल है उनके साथ। ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। जो हम लोग देखेंगे कि Zn का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में भी Zn का एक ही मॉलिक्यूल है। ओके, अब हम लोग फिर देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में, H2 मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट साइड में एक ही H2 मॉलिक्यूल मौजूद है और प्रोडक्ट में भी एक ही H2 मॉलिक्यूल मौजूद है। उसी प्रकार से हम लोग फिर देखेंगे रिएक्टेंट साइड में SO4 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में भी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है। मतलब कि हम लोग के जितने भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में हैं उतने ही रिएक्टेंट में मौजूद हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल क्वांटिटी में हैं तो वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। ओके, तो अगला है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ये जो केमिकल इक्वेशंस है इसमें हम लोग का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर इक्वल नहीं होने वाले। ओके, तो इन्हें एक एग्जांपल से देख लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ देखेंगे हम लोग का जो रिएक्टेंट साइड में जो H2 है, अब वहाँ पे हाइड्रोजन के दो एलिमेंट कंबाइन होकर के H2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, और सेम चीज प्रोडक्ट में भी H2 मौजूद है। मतलब कि यहाँ जो हाइड्रोजन के नंबर हैं वो बैलेंस्ड है। ओके, लेकिन अब ऑक्सीजन की बात करें, जो ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम कंबाइन होके O2 बनाए हैं रिएक्टेंट में, और जहां हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट में तो वहां पे ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स इक्वल नहीं हो रहे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने समझ लिया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, ये करने के दो तरीके, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन। ओके, तो हम लोग ये समझेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, अब इसे हम लोग को बैलेंस करना। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के क्या रूल्स हैं। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है कि अगर कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें LHS और RHS दिए हो, जिसको बीच में इक्वल टू अगर लिखा हुआ है, तो हम लोग पूरी इक्वेशन को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। अब केमिस्ट्री में क्या कर सकते हैं हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग होल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो ठीक है, H2O जो कि प्रोडक्ट में, उस पूरे को इंटू 2 कर देंगे अगर हम, तो हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स में मिल जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इन द प्रोडक्ट साइड। तो हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के दो दो एटम्स हमें मिल गए, तो बोले कि ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट में तो 4 हाइड्रोजन है लेकिन रिएक्टेंट में 2 ही हाइड्रोजन है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन में भी इंटू 2 कर देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। ये बैलेंस हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के। तो बेसिकली 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज रिडक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कोई दो चीजें कंबाइन कर रही हो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करके कोई तीसरी चीज बना रही होगी। तो हाँ, ऐसा ही कुछ होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। जब कोई रिएक्टेंट ए किसी रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है और कोई प्रोडक्ट सी बना देता है, तो उस पूरे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि कोई दो या दो से अधिक चीजें एक साथ रिएक्ट हुई और फिर कोई एक प्रोडक्ट बन गया, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब आगे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेना बुक्स में। ओके, तो अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई एक ए रिएक्टेंट टूट करके बी और सी प्रोडक्ट बना करके दे देता है हमें, या फिर और भी ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये ऐसे टूटते क्यों हैं, किस वजह से ये टूटते हैं? तो इनकी वजह दो हो सकती है। या तो हम लोग उस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी है, या फिर उस रिएक्शन में हमने एक्सेस हीट दे दी, या फिर और भी वजह हो सकती है। लेकिन ये दो वजह आपको पता होनी चाहिए कि इन दो वजहों की वजह से बहुत से रिएक्शन में रिएक्टेंट कोई एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट बना सकता है, या फिर दो से ज्यादा भी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2NaCl गिव्स 2Na प्लस Cl2। अब यहाँ पे हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, तो यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो पाया है। ओके ओके, तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये पुराने रिएक्शन से थोड़ी अलग है, इसलिए हम लोग इसे थोड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वहां पे हायर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो लोअर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब अपनी जगह से हटा देंगे। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक रिएक्शन से। AX प्लस बी गिव्स A प्लस BX। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो बी मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए बी ने ए को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे वो जाके बैठ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए आप पबजी खेल रहे हो। ठीक है, आप हो ए बंदे, आप जो बंदे उसका नाम है ए, और आपको मिल गई है ओम जिसका की नाम है एक्स। ठीक है, आपने ड्रॉप लूटी, आपको ओम मिल गई। और जो बी बंदा है वो कोई प्रो प्लेयर है, उसे चिकन डिनर करना है अभी, और बहुत सारे सुबह से चिकन डिनर 4-5 कर चुका, ये मैच भी जीतनी है, उसके लिए उसे ओम चाहिए जो आपके पास है। तो उसके लिए वो आपके पास आया क्योंकि उसे पता चला आपके पास ओम है। अब वो आपसे भिड़ गया। अब ये जो होना था वही होगा। वो प्रो प्लेयर आया, आपकी पेटी बना दी, फिर आपसे ओम लेके चला गया। सेम यहीं पे हुआ है, जो ओम एक्स आपके पास है यानी ए के पास था, वो रिएक्शन के बाद बी के पास चला गया और आप ए पेटी बन के रह गए। तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। CuSO4 प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। मतलब यहाँ पे जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसलिए Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया इस रिएक्शन में। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। आगे आप और भी एक एग्जांपल्स बुक्स वगैरह में देख लीजिएगा। ओके, तो अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका भी कुछ वैसा ही लॉजिक है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लॉजिक था। इसमें भी, इसकी डिफिनेशन में भी यही कहा गया है कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल से। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल क्या है? AX प्लस BY गिव्स AY प्लस BX। अब इसमें और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में y है, जो कि इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वहां पे कोई भी y नहीं था। b हमेशा अकेला था रिएक्टेंट साइड में, और a हमेशा अकेला था प्रोडक्ट साइड में। अब इसे हम लोग पबजी वाले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आप हो ए बंदे, फिर से आपके पास फिर से ओम मिल गई है जो कि एक्स है, और जो प्रो बंदा है वो बी है। अब उसके पास कार 98 है मान लो। ठीक है, अब उसे फिर से चाहिए ओम, क्योंकि पता नहीं भाई उसे चाहिए। ठीक है, तो फिर अब भाई उसे पता चल गया कि आपके पास ओम है और आप एक ऐसी जगह पे हो, तो वो वहां पे आया, आपको कार 98 से आपकी पेटी बना दी और आपकी ओम ले गई। आपकी पेटी के पास कार 98 वो छोड़ गया। सेम चीज यहाँ, पहले आप ए थे, एक्स आपके पास ओम था, बी प्रो प्लेयर, वाई उसके पास थी कार 98। अब वो आपसे भिड़ गया,
ए आप हो, वाई कार 98 छोड़ के गया वो, और बी वो प्रो प्लेयर जो एक्स यानी कि ओम आपसे ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए जो है वो Ag है, बी जो है Na है, ठीक है, और एक्स जो है NO3 है, और वाई Cl है। और आप साफ साफ देख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको लग रहा होगा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन के दो अलग अलग पार्ट है, ठीक है। इसे तभी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि दो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ में होता है इसमें, ठीक है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। अब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, मतलब कि रिएक्टेंट साइड में हमारा ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन मिल पा रहा है हमें, ठीक है। ये हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में क्या कहते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन जैसे हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखिए तो वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब। तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। अब रिडक्शन में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन पहले था बाद में रिमूव हो गया, मतलब कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जो प्रोडक्ट साइड होगा वहां पे हमें हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन जो रिएक्टेंट साइड होगा वहां पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, अब ये बेसिक आपको बस मैंने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या। ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो उसका एक रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रिएक्टेंट साइड में CuO लिखा है वहां पे ऑक्सीजन है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में Cu है वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, मतलब कि जो Cu है वो लॉस कर गया अपना ऑक्सीजन, और यही होता था रिडक्शन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि CuO के साथ रिडक्शन हुआ है। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं जो हाइड्रोजन है H2 रिएक्टेंट साइड में, उसके पास कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखेंगे कि H2O लिखा हुआ है, मतलब कि हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन बाद में जाकर उसके ऑक्सीजन मिल जा रहा है। और ऑक्सीडेशन तो यही होता था कि बाद में जाके हम लोग को ऑक्सीजन मिल जा रहा है, तो मतलब कि H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या अंतर है और उन दोनों को पहचानते कैसे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बाद आता है एक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशिंग एजेंट। अब ये दोनों क्या होते हैं, अब सिंपल सी बात है, बस जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधी सी बात। और जो ये सब जो एजेंट्स होते हैं वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में है। तो इस केस में जो हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है CuO, और जो हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट है वो है H2। ओके, ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में पहुंच गए हैं, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। मतलब कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हमें हमारी डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, या फिर वो हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। ओके, तो इसका पहला पॉइंट है कोरोजन। तो ये कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सर्फेसेस। मतलब कि अगर कोई मेटल हम लोग खुले में छोड़ देंगे जहाँ पे मॉइस्चर और एयर मौजूद है, तो उसका जो लेयर है वो गलना शुरू हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, ओके, तो अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब कि जो रेंसिडिटी है वो एक कंडीशन है जो कि किसी भी खाने की चीज को अगर हम लोग बहुत देर तक खुले में छोड़ दे रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो उसमें से एक अजीब सी गंदी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, और ये इस कंडीशन को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, तो आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी रिएक्शंस हम लोग कैसे याद करेंगे जो भैया ने बताई और जो एनसीईआरटी में। अब अगर आपको लग रहा है कि
इस चैप्टर 1 में जो भी रिएक्शंस यूज हुई है वो बहुत कम है। तो एनसीईआरटी में भले ही बहुत कम रिएक्शंस है, लेकिन जो अलग रेफरेंस बुक्स है बहुत सारी, उनमें ढेरों एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतने सबके सब रिएक्शंस हमें याद करने हैं और या फिर नहीं करने, या फिर अगर करने हैं तो इतने सारे कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस चैप्टर में तो तुम्हें बहुत सारे रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो इस टाइप के आते हैं कि भाई 5 रिएक्शंस लिख दी, अब बोल रहे हैं कि भाई 5 रिएक्शंस मैंने बता दिए, अब इन ये बता दो कि ये पहली वाली रिएक्शन कौन से रिएक्शन है, या दूसरी मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस आइडेंटिफाई करना है। अब ये करने के लिए तुम्हें कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत थोड़ी है, तो ये तो तुम ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कोई भी रिएक्शन याद नहीं करोगे, मतलब कि उनकी जरूरत पड़ सकती है तुम्हें इस चैप्टर में, नहीं तो आगे चैप्टर में। अब वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करी है, अपने फर्स्ट पार्ट या और सेकंड पार्ट इस वीडियो के उसमें कवर करी है, और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो सब तुम्हें याद कर लेने चाहिए, जो कि हो सकता है इस चैप्टर में तुम्हें ना यूज आए, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें जरूर यूज होगी, ठीक है। ओके, तो अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी चाहते हो, तो फिर तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी तुम्हें अवेल करा दूं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो फिर प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ यार, और प्लीज़ सब्सक्राइब